हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को विज्ञान विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हमने अभी तक पाठ्यक्रम और फिर चैप्टर 1 चालू किया हुआ है, अध्याय 1, जो हम लोगों का है कि दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये किस तरीके से हमारी मदद करते हैं, यही हमारा पहला चैप्टर है। तो इसमें हमने अभी तक दैनिक जीवन और में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोगिता के बारे में जान लिया था कि कैसे ये हमारा परिवहन में, संचार में, चिकित्सा में, मनोरंजन में, इन सब चीज़ों में हमारी मदद करता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने कृषि के बारे में पढ़ा था। फिर कृषि में पढ़ते हुए हमने हरित क्रांति को जाना था और हरित क्रांति को जानते हुए हमने ये जाना था कि हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। तो वो हमने आपको बता दिया था, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में अगर पूछे कि हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है, तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए लिख रखा है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हमारे हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व रूपी अगर हमें जानना हो तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, इसके बाद हमारे चैप्टर में जो है उसको हम आज पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है। आपको अच्छा लगे तो उनसे भी कहिए, वो भी पढ़ें। अपने कॉलेज में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं। और जो अभी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पे है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन नाम से ही आप समझ रहे होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक, मत्स्य पालन इसमें क्या होता है ये जानते हैं। तो इसमें बड़े स्तर पर मछलियों का पालन मत्स्य पालन कहलाता है। मतलब जो मत्स्य पालन है ये बेसिकली बड़े स्तर पर मछलियों के पालन से जुड़ा है। बड़े स्तर पर मछलियों का पालन मत्स्य पालन कहलाता है। इसमें देखिए मैंने आगे आप लोगों के लिए लिख रखा है, विश्व में मछली उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो मतलब जो विश्व में पहले नंबर पे अगर मछली उत्पादन में जाना जाता है तो उसको चाइना को जाना जाता है और भारत का दूसरा नंबर आता है। और भारत जो है वो विश्व का लगभग 6% मछली उत्पादन करता है। मतलब पूरे विश्व को मिला के जो 100% मछली उत्पादन होता है उसमें भारत से 6% मछली उत्पादन होता है। तो मत्स्य पालन यही है, मछली से बड़े स्तर पर मछलियों के पालन को मत्स्य पालन जाना जाता है। और इसमें मैंने आपको बता दिया है ये विश्व में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर। तो अगर आपसे मत्स्य पालन पूछे तो आप इतना ज़रूर बता दें उसको। और इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है हमारा कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री, जिसको इंग्लिश में पोल्ट्री कहते हैं, कुक्कुट पालन। अब यह क्या है इसके बारे में जानते हैं। विज्ञान की कुक्कुट पालन शाखा में घरेलू पंछियों के प्रजनन तथा देखभाल का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो कुक्कुट पालन है वो बेसिकली घरेलू पंछियों के प्रजनन और देखभाल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में अध्ययन किया जाता है इस विज्ञान की शाखा में। मतलब कुक्कुट पालन जो शाखा है विज्ञान की, इसमें घरेलू पंछियों के प्रजनन से और उनके देखभाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि कुक्कुट पालन जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से पक्षी आते हैं। तो इसमें देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है कि कुक्कुट में बत्तख, मुर्गा और कबूतर। मतलब कुक्कुट पालन में बत्तख, मुर्गा, कबूतर, ये सब चीज़ें, ये सब पंछियाँ शामिल हैं। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि बहुत लोग कुक्कुट में, लाखों करोड़ लोग इसको भोजन के रूप में भी चुनते हैं। उनको अच्छा लगता है मुर्गा खाना, मुर्गा खाना उनको अच्छा लगता है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत लोग इसको, लाखों करोड़ लोग भोजन के रूप में भी पूरे देश भर में पसंद करते हैं। तो ये रहा कुक्कुट पालन। अगर आपसे पूछे कुक्कुट पालन क्या है तो आप बता सकते हैं आसानी से कि घरेलू पंछियों के प्रजनन और देखभाल के लिए अध्ययन किया जाता है इसमें। इसके अंतर्गत बत्तख, मुर्गा और कबूतर, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा, अब दूरस्थ शिक्षा का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में आ गया होगा, आप सभी जान गए होंगे कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी तो एक तरीके का दूरस्थ शिक्षा ही है। आप अपने घर पे आराम से बैठे हैं और मैं आपको अपनी बातों, अपनी चैनल के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू अपनी सारी जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूरस्थ शिक्षा। अब दूरस्थ शिक्षा के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिख रखा है मैंने। दूरस्थ शिक्षा में संचार माध्यमों की आवश्यकता होती है।
अब एकदम सही बात है कि दूरस्थ शिक्षा बिना संचार माध्यमों के कैसे पॉसिबल होगा। या तो आप अपने स्मार्टफोन में इसको देख रहे होंगे या तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आप इसको देख रहे होंगे, तो इंटरनेट से जुड़ा है तभी तो आप देख रहे हैं। तो ये जो इंटरनेट हुआ या कंप्यूटर हुआ या स्मार्टफोन हुआ, ये सब ही संचार माध्यम है और इसी के उपयोग से आप दूरस्थ शिक्षा ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके एग्जाम्पल को मैंने लिख रखा है, जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री, रेडियो एवं दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब वही आपका टेलीविज़न, कंप्यूटर, स्मार्टफोन या फिर कोई केंद्र जहाँ पे पढ़ाई होती हो, जैसे बहुत सारे स्टूडियो बनते हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है। तो ये दूरस्थ शिक्षा है। बेसिकली दूरस्थ शिक्षा में हमें संचार माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है और वो माध्यम श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे ऑडियो वीडियो हो गया या रेडियो टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूरस्थ शिक्षा भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं हम कि आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें। इसके बाद है हमारे सिलेबस में आधुनिक ईंधन। आधुनिक ईंधन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा लकड़ी, कोयला, ये सब जो भी प्राकृतिक गैस है ये सब आधुनिक ईंधन है। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन को जानते हैं। अगर आपसे पूछ दे आधुनिक ईंधन क्या है तो आप एग्जाम्पल तो बताएंगे ही, डेफिनेशन भी बताएंगे। तो डेफिनेशन जानते हैं हम, ऐसे पदार्थ जिनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब आधुनिक ईंधन ऐसा पदार्थ है, मतलब इसको ऐसा पदार्थ कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है और हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो अब ऐसे क्या क्या हैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी आप देखते हैं ठंडियों में आप लकड़ी का यूज करते हैं। बहुत जगह गाँवों में तो लकड़ी का यूज खाना बनाने के लिए भी किया जाता है ताकि ऊष्मा उत्पन्न होती है और फिर लोग अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, और लकड़ी का यूज ठंडियों में आप देखते हैं बहुत लोग जला के अलाव तापते हैं। गाँव में आपने देखा होगा कि अपने हाथ पैर की सिकाई करते हैं लकड़ी जला के। ऐसे ही कोयला है, कोयले का भी यूज किया जाता है, ये भी आधुनिक ईंधन है। डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस जैसे सोलर लाइट आपने देखा होगा, वो सूर्य की रोशनी से चार्ज होता है और फिर शाम को हमें प्रकाश उत्पन्न कराता है। ऐसे ही मार्स गैस है, तो ये सब प्रकाश उत्पन्न कराने में और ऊष्मा उत्पन्न कराने में हमारी मदद करते हैं। तो ये आधुनिक ईंधन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप आधुनिक ईंधन भी जान गए होंगे, परिभाषा जान गए, उसके एग्जाम्पल जान गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमें जो आगे पढ़ना है इस सिलेबस में, इस चैप्टर के अंतर्गत, वो है मानव समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ तथा हानि। मतलब आज के टाइम में साइंस का मतलब विज्ञान का क्या यूज है, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, क्या उसके लाभ है, क्या उसके हानि है, उसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम लाभ के बारे में जानते हैं। लाभ क्या है? तो देखिए, उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि के लिए, जो पहला है वह है उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि के लिए। इससे आप समझ रहे होंगे कि जैसे आज के टाइम में जो भी फैक्ट्रियां हैं वो नए नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं, नए नई वस्तुओं को बना रही हैं, तो उसकी वृद्धि कैसे कर सकते हैं हम? विज्ञान की सहायता से या टेक्नोलॉजी की सहायता से नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं और उसके उत्पादन में वृद्धि करते हैं। एक आपका लाभ ये हो गया। दूसरा जो आपका लाभ हो जाएगा वह है मनोरंजन तथा सुरक्षा साधनों के अत्यधिक विकास में। वही जैसे आप मूवी देखते हैं तो उसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, कार्टून के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से आपके सामने मनोरंजन किया जाता है। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से आप साइंस और टेक्नोलॉजी के उपयोग से अपने सुरक्षा साधनों को भी विकास कर सकते हैं, जैसे साइबर सुरक्षा हो गई या अन्य और चीज़ें। तो इससे सुरक्षा साधनों में विकास होता है साइंस और टेक्नोलॉजी से। ठीक, एक ये दूसरा हो गया। तीसरा आप आते हैं संचार प्रणाली में। जैसे कि संचार प्रणाली में आप यही एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक तरीके का संचार है। तो ये मैं किस माध्यम से, इंटरनेट है, आपके पास कंप्यूटर है या स्मार्टफोन है जिससे आप जुड़े हैं, तो ये सब किसकी देन है? ये विज्ञान की और टेक्नोलॉजी की ही तो देन है। तो इसके ये लाभ हो गया कि संचार प्रणाली में एक दूसरे से तक अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी बातों को पहुंचाने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो ये इसके कुछ लाभ हो गए। अगर आपसे लाभ पूछे तो आप लाभ बता सकते हैं। अब इसके हानि के बारे में जानते हैं कि इसकी हानि क्या क्या हो सकती है। हानि में पहला है, इसके कारण लोग आलसी हो जाते हैं। अब आलसी हो जाते हैं ये तो आपको भी पता है कि मान लीजिए आपको हर चीज़ जब घर बैठे प्राप्त हो जाएगी तो आप उसके लिए कहीं आएंगे जाएंगे क्यों? आप ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना पड़ता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो खेल है, लेकिन इसके कारण आप आलसी हो जाते हैं, थोड़ा मनुष्य के अंदर आलसी प्रवृत्ति आ जाता है। तो ये एक इसका हानि हो सकता है। दूसरा, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
अब पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो रहा है, जैसे मान लीजिए नए नए कंपनियों में जब नए नए वस्तुओं का निर्माण होता है तो कभी कभी कुछ प्राकृतिक गैसें हैं, कुछ ऐसी गंधित गैसें बाहर निकलती हैं या फिर कोई डस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जिससे पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ये एक हानि हम कह सकते हैं। जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जितने नए नए शोध किए जाते हैं, इसमें थोड़ा बहुत पर्यावरण में प्रदूषण तो फैलता ही है, ये सभी को पता है। तो ये एक इसके हानि हो सकते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा, इसमें अत्यधिक उपयोग से खाद्य पदार्थों में विषाक्तता उत्पन्न होती है। अब ये कैसे होगा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। खाद्य पदार्थों में विषाक्तता, जैसे आप देखते हैं गाँव में फसल को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे दवा का छिड़काव किया जाता है ताकि फसल ज़्यादा उपजाऊ हो, ज़्यादा भारी मात्रा में उसकी उपज हो। तो ये सब करने में हम देखते हैं कि कभी कभी जो भी कुछ हम अनाज उगाते हैं, उसमें अनाज जो भी उत्पादन करते हैं तो उसमें बहुत बार ये होता है कि उसके स्वाद में विषाक्तता, मतलब स्वाद में थोड़ी बहुत भिन्नता आती है या फिर स्वाद में थोड़ा बहुत अलग हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत स्वाद अलग हो जाता है, भिन्नता आ जाती है उसमें। और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई रोग उत्पन्न हो जाए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत परेशान करने वाली हैं, इसके ये हानि हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये है इसके लाभ और हानि विज्ञान के और टेक्नोलॉजी के। तो ये आपका रहा पहला चैप्टर, वो अब ख़त्म हो चुका है। इससे ज़्यादा आपके पहले चैप्टर में नहीं है कुछ, और ये बहुत आसान है, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हमें बताइए, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए ताकि वो भी आसानी से चीज़ों को पढ़ के अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो चलिए हम इसके बाद चैप्टर 2 पे मिलेंगे और अगली वीडियो में जानेंगे अगले चैप्टर में क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल की घंटी बजाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो आप लोग को तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए, धन्यवाद।